यूनिट को हम लेते हैं, इट्स बेसिकली स्टैंडर्ड और रेफरेंस फॉर मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। हमने अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है, वी ऑलवेज कंपेयर इट विद अ सर्टेन स्टैंडर्ड वैल्यूज। तो जब आप किसी चीज को मेजर करते हो, देयर आर टू फैक्टर्स व्हिच आर इन्वॉल्व्ड। एक, आपको यूनिट सेलेक्ट करना होता है कि आप किस यूनिट में उसको मेजर करोगे, एंड सेकंड थिंग इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। मतलब मान लो मेरे को अगर एक लेंथ मेजर करनी है, ऐसे मेरे पास ऐसे ऐसे एक रॉड है और मैंने इसकी लेंथ मेजर करनी है। मैंने इसकी लेंथ मेजर करनी है, तो मेरे को दो चीजें सेलेक्ट करनी पड़ेंगी। मैंने इसकी लेंथ मेजर की एंड आई राइट इट एज दैट इट्स लेंथ इज, लेट इट बी से 1 मीटर। एक दूसरे स्टूडेंट ने मेजर की, उसने इसकी लेंथ मेजर की, इट्स 100 सेंटीमीटर। तो बेसिकली इट मींस द सेम। 1 मीटर लिखूं या 100 सेंटीमीटर लिखूं, तो दो फैक्टर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। सेंटीमीटर इज द यूनिट विच इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट। कि ये तो हमने यूनिट यूज किया, इसको सेंटीमीटर्स के साथ कंपेयर किया। दिस इज कॉल्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। सिमिलरली द मीटर यूनिट हो गया, दिस इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। सो हमेशा दो चीजें इन्वॉल्व होंगी। आपने मास मेजर किया किसी बॉडी का, लेट इट बी 5 kg, तो यूनिट हो गया, ये न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। आपने टाइम मेजर किया 30 सेकेंड, ये यूनिट या न्यूमेरिकल वैल्यू। So whenever you are measuring a physical quantity, there are two factors involved. एक उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और एक कौन सा यूनिट आप यूज कर रहे हो। कि आपने फोर्स मेजर की, लेट इट बी 50 न्यूटन, तो 50 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूटन इज द यूनिट व्हिच इज सिलेक्टेड फॉर मेजरमेंट। तो यूनिट एक स्टैंडर्ड है जिसके साथ आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करके उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। अब हर कोई अपना अलग सा यूनिट सेलेक्ट कर सकता था, दैट्स व्हाई दे हैव डेवलप्ड सम सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कि उन्होंने कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट्स डेवलप कर दिया कि सारे स्टैंडर्ड यूनिट्स हो जाएं जब आपने कंपेयर करना है। अब जो होमोजेनिटी प्रिंसिपल होता है, बेसिकली हम कहते हैं कि मेजरमेंट में दो चीजें इन्वॉल्व है, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। आप यूनिट कोई भी यूज करोगे, n इंटू यू का जो प्रोडक्ट है ये कांस्टेंट होगा। इसका मतलब क्या है n इंटू यू का? जैसे मैंने लेंथ मेजर की, तो मैंने मेजर की 1 मीटर, एक स्टूडेंट ने मेजर की 100 सेंटीमीटर। क्योंकि हम मेजर तो सेम ही चीज को कर रहे थे, तो ये दोनों वैल्यूज इक्वली होंगी। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट सिलेक्टेड का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है। यूनिट जितना बड़ा करते जाओगे, न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी छोटी होती जाएगी। सो इसलिए हमें यूनिट चूज करते हुए ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कौन सा यूनिट यूज कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा डिस्टेंस मेजर करते हो। जैसे हमने यहाँ से सन का डिस्टेंस मेजर करना है, तो सन का डिस्टेंस मेजर करने के लिए सेंटीमीटर इज नॉट एन अप्रोप्रिएट यूनिट, तो हम कोई लार्जर यूनिट यूज कर लेंगे। या अगर आपको से किसी बहुत बड़े ऑब्जेक्ट का मास मेजर करना है, जैसे एक ट्रेन का मास मेजर करना है, तो ग्राम्स इज अ स्मॉल यूनिट, तो उसको हम टन्स में मेजर कर सकते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन आपने कौन सी फिजिकल क्वांटिटी मेजर करनी है, हम उस हिसाब से यूनिट को सिलेक्ट किया करेंगे। अभी तक आपने सिस्टम ऑफ यूनिट्स कौन कौन से पढ़े हैं? सीजीएस पढ़ा है यस सर। या यूनिट एफपीएस? एफपीएस सिस्टम कौन सा होता है? एफपीएस British system of measurements. मेरे को वॉइस की प्रॉब्लम मेरे को आ रही है, आप बोल नहीं रहे। लेट मी सी, बिकॉज मेरे को किसी की आवाज सुन नहीं रही। Just give me a minute because I just want to. आपको मेरी आवाज क्लियर सुन रही है सबको? बिकॉज मेरे को नहीं सुन रही। अगर आपको सुन रही है तो मेरे को मैसेज करके बता सकते हो। यस सर। ओके, अब मेरे को यस भी, सर। अब मेरे को सुन रही है। यस सर। तो एफपीएस सुना है आपने? एफपीएस यूनिट क्या होता है? फंडामेंटल यूनिट्स, बेसिकली फुट पाउंड सेकेंड। बड़े सिस्टम है,
आजकल ये यूज नहीं होता, तो ये यूनिट आजकल एफपीएस क्यों नहीं यूज होता? इट्स अ ब्रिटिश सिस्टम बट इट्स स्टिल मोस्टली इन यूज इन यूएस। ये बाकी कहीं यूज नहीं होता। यूएसए में अभी भी एफपीएस का काफी यूज है। तो हम फुट पाउंड सेकेंड को अब क्यों नहीं यूज करते? मैं अगर आपसे पूछूं से 1 फीट इज हाउ मेनी इंचेस? 1 फीट इज हाउ मेनी इंचेस? 12. 12. 1 inch is how many centimeters? 1 inch is how many? 2.54. 2.54. 2.5. 33 inches is how many centimeters? ये अब आपको सॉल्व करना पड़ेगा। That is the problem with FPS. FPS is not a metric system. एक तो लार्जर यूनिट को जब स्मॉलर यूनिट में डिवाइड किया तो उसको 10 के मल्टीपल्स में नहीं किया। 1 फीट इज 12 इंचेस। 10 इंचेस होता तो वो ज्यादा अच्छा सिस्टम बनता कि बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में चेंज करना है तो 10 से 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो आपके लिए कैलकुलेशन आसान रहती। 5 फीट मीन्स 50 इंचेस, 10 फीट मीन्स 100 इंचेस। अगर वो 10 में डिवाइड करते तो इन्होंने मैट्रिक सिस्टम नहीं रखा। दूसरा, कन्वर्जन दूसरे सिस्टम्स में मुश्किल कर दी कि 1 इंच इज 2.54 सेंटीमीटर। मास का पाउंड यूनिट रख दिया, ग्राम्स में चेंज करना है तो 1 पाउंड इज हाउ मेनी ग्राम्स? 1 pound is 1 kg is how many grams? 1000. तो ये आपको याद है बिकॉज ये कन्वर्जन आसान थी। एफपीएस ने बिकॉज उसको कन्वर्जन को डिफिकल्ट किया, पाउंड लिया, फिर पाउंड को आउंसेस में डिवाइड कर दिया। इंडिया में थोड़ा बहुत ये सिस्टम अभी भी किसी किसी जगह यूज होता है, पाउंड्स एंड आउंसेस, बट इट्स रिजेक्टेड बाय द साइंटिफिक कम्युनिटी बिकॉज इसमें कन्वर्जन डिफिकल्ट थी। दूसरे सिस्टम में जब आपने यूनिट्स को कन्वर्ट करना है तो इट बिकम्स डिफिकल्ट। एक तो ये रीजन हो गया कि कन्वर्जन डिफिकल्ट थी। दूसरा, इसमें नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स थे बहुत सारे। हमेशा यूनिट ऐसा होना चाहिए कि जो सबको समझ में आए। जैसे 1 हॉर्स पावर इज हाउ मेनी वॉट्स? 746. 746. ना, ये 1 हॉर्स पावर होता क्या है? इसको हॉर्स पावर क्यों बोलते हैं? मतलब व्हाई नॉट सम अदर एनिमल? व्हाई हॉर्स पावर? Sir, because it is made of horse. It is average work done by 1 British horse in 1 second. मेरे को इंडिया में बैठ के क्या पता ब्रिटिश हॉर्स कितना काम करता है। ब्रिटिश हॉर्स सेम वर्क थोड़ी करता होगा। मे बी जब यूनिट बना होगा उसके लिए हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी नहीं थी, हॉर्स की डाइट अच्छी नहीं थी, वो कम काम करता होगा। हॉर्स की डाइट अच्छी है, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ अच्छी है, वो ज्यादा काम भी कर सकता है। तो हमारे यूनिट कभी भी ऐसे नहीं होने चाहिए विच आर टाइम डिपेंडेंट, अदर फैक्टर्स डिपेंडेंट, एंड इट शुड बी इंटरनेशनली एक्सेसिबल। हमें इंडिया में हमने तो इंडिया के हॉर्स देखे, हमें तो वो पता है वो कितना काम कर सकते हैं। How can we say that work done by 1 British horse in 1 second? Or conversion again difficult, 746 watt. So because Britishers ने नॉन स्टैंडर्ड यूनिट रखे इसलिए हम इसको प्रेफर नहीं करते थे एफपीएस को। ये दूसरा रीजन हो गया। तीसरा, उन्होंने सिस्टम ऐसा बनाया कि वो चीज तो सेम ही मेजर करते थे पर यूनिट अलग अलग रख दिए थे। जैसे हीट एनर्जी को मेजर करना है तो कैलोरीज में मेजर करते थे, whereas मैकेनिकल एनर्जी मेजर करनी है तो जूल्स में मेजर कर लेते थे। 1 कैलोरी, इट्स अगेन अ नॉन स्टैंडर्ड यूनिट। 1 कैलोरी इज हाउ मेनी जूल्स? 1 कैलोरी इज हाउ मेनी जूल्स? $4.186। आपको एक दिन में कितनी कैलोरीज चाहिए काम करने के लिए नॉर्मल? इफ यू आर अ सेडेंटरी वर्कर, टेबल पे बैठ के काम करते हो, मैनुअल वर्क नहीं करते, हाउ मेनी कैलोरीज यू रिक्वायर इन अ डे? 1000 to 2500. So 2000 कैलोरीज मान लेते हैं। 2000 कैलोरीज इज हाउ मेनी 1800. जूल्स? कितनी? So 1800. Whatever, मेरे को एक जनरल मतलब एक कंसेप्ट बताना है सिर्फ कि व्हाई दिस एफपीएस इज नॉट गुड। 2000 ले लेता हूं मैं बिकॉज कन्वर्जन आसान हो जाएगी। इसको भी मैं 4.186 की जगह 4.2 ले लेता हूं। तो 2000 कैलोरीज इज हाउ मेनी जूल्स?
सर 3700 के आसपास है। और 2000 को 4.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3700 आएगा। 1 calorie is 4.2 joules, तो 2000 calories is 8400. 8400. 8400। अब आपको लगता है 8400 जूल से आपका काम चल जाएगा? आपकी बॉडी में जो हार्ट लगा है दैट इज 1.4 वॉट। आपके दिल को काम करने के लिए मतलब बीट करने के लिए 1.4 जूल्स ऑफ एनर्जी पर सेकेंड चाहिए। पूरे दिन में होते हैं 86,400 सेकेंड्स। सिर्फ हार्ट को काम करने के लिए 1 लाख जूल से ज्यादा एनर्जी चाहिए। अब कुछ भी नहीं करते, सिर्फ हार्ट बीट कर रहा है आपका। ना दैट इज अ लिमिटेशन। ये वाली कैलोरी कुछ और होती है, और जो बायो में कैलोरी यूज करते हैं वो ये होती है। चेंज तो सिर्फ सी को किया, स्मॉल की जगह कैपिटल, और कन्वर्जन बदल गई 4186। जो बायो कैलोरीज होती है ना, उनको हम फूड कैलोरीज भी कहते हैं। दे आर नॉट फिजिक्स कैलोरीज। फिजिक्स में कैलोरी की कन्वर्जन ये होती थी 1 कैलोरी इज 4.2 जूल्स। बायो में बिग कैलोरीज यूज होती हैं, एंड जो 1 बिग कैलोरी है दैट इज 1000 स्मॉल कैलोरीज। तो बायो में आप जो कहते हो ना 2000 कैलोरीज, जो बड़ी वाली कैलोरीज चाहिए, फूड कैलोरीज। सो दैट्स नॉट द स्मॉल कैलोरीज। उससे तो आपका हार्ट भी काम नहीं करेगा पूरा दिन। So these are the things which are problematic in FPS system. तो FPS को हम आजकल यूज नहीं करते इस रीजन से। कन्वर्जन डिफिकल्ट है, नॉन मैट्रिक है। बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में जब डिवाइड किया तो पावर्स ऑफ 10 में नहीं किया, कन्वर्जन डिफिकल्ट कर दी। और ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें यूनिट्स वेल डिफाइंड नहीं है, इजीली एक्सेसिबल नहीं है। एक और कॉमन सिस्टम जो यूज होता है दैट इज सीजीएस। सीजीएस में फंडामेंटल यूनिट्स कौन से होते हैं? सी मींस सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, सी इज ग्राम, एस इज सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। इसमें क्या प्रॉब्लम है? So these are small units. इलेक्ट्रिसिटी में सीजीएस यूनिट बिग भी होते हैं। नॉर्मली फिजिक्स में सीजीएस यूनिट ये ठीक है स्मॉल होते हैं, सेंटीमीटर स्मॉल है, ग्राम स्मॉल है, बट जब आप इलेक्ट्रिसिटी पे पहुंचोगे तो सीजीएस यूनिट है बिग यूनिट्स आल्सो। सीजीएस की सबसे जो मेजर इशू आया, सीजीएस ने भी अगेन एनर्जीज के लिए अलग अलग यूनिट रख दिए। नॉन रैशनल सिस्टम कहते हैं उसको। नॉन रैशनल का मतलब होता है कि फिजिकल क्वांटिटी तो वही है, उसको मेजर करने के लिए यूनिट अलग अलग रखती हैं। सो दैट इज कॉल्ड अ नॉन रैशनल सिस्टम, कि वो नॉन रैशनल सिस्टम है। जैसे उन्होंने जब काइनेटिक एनर्जी मेजर करनी थी सीजीएस में तो अर्ग्स में की। जब उन्होंने न्यूक्लियर एनर्जी मेजर करनी थी तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कर ली। हीट एनर्जी कैलोरीज में कर ली, दिस कैलोरीज आल्सो यूज्ड इन सीजीएस, कैलोरीज में कर ली हीट एनर्जी। तो इसलिए हमने ऐसे सिस्टम को प्रेफर नहीं करते जिसमें एक ही चीज को मेजर करने के लिए अलग अलग यूनिट रखे हों। अगर एनर्जी है तो उसका यूनिट भी एक ही होना चाहिए, फिर वो किसी भी तरह की एनर्जी है। तो इसलिए हम सीजीएस को यूज नहीं करते। फिर उसके बाद जो सिस्टम आया दैट इज कॉल्ड एमकेएस, मीटर किलोग्राम सेकेंड। इसमें सब ठीक था, बट इसमें इशू क्या था? एमकेएस में मीटर किलोग्राम सेकेंड ये इनकम्प्लीट था। फिजिक्स की सारी ब्रांचेस के लिए यूनिट नहीं थे। इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूनिट नहीं थे, इसमें लाइट के लिए यूनिट नहीं थे। एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में जो चीजें यूज होती हैं, जैसे आपने केमिस्ट्री अगर अभी पढ़नी शुरू की है, शायद पहले भी पढ़ा हो, एटॉमिक मास यूनिट एएमयूज, तो उस तरह की चीजों के लिए यूनिट नहीं थे इसमें। लुमिनस इंटेंसिटी, जैसे लाइट है तो लुमिनस इंटेंसिटी को हम फंडामेंटल लेते हैं, तो यूनिट्स नहीं थे, इनकम्प्लीट था। अदरवाइज एमकेएस मैकेनिक्स के लिए परफेक्टली इट्स ऑलराइट, बहुत अच्छा सिस्टम था ये। तो इसलिए आजकल जो सिस्टम यूज होता है जिसपे हम पूरी 11th और 12th में फोकस करेंगे दैट इज एसआई, सिस्टम इंटरनेशनल। सिस्टम इंटरनेशनल में एमकेएस तो देंगे, बाकी 4 यूनिट्स हम और ऐड कर देंगे।
आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो एसआई में रहेगा, इस पे क्वेश्चन आए ना आए दैट इज अनदर स्टोरी। एमकेएस और एसआई, ये नॉर्मली 2 यूनिट्स हमने यूज करने हैं। एसआई आपने इसलिए पढ़ना है बिकॉज आपको कोई भी न्यूमेरिकल आएगा 11th और 12th में फाइनल एग्जाम्स में, स्कूल टीचर्स की अभी मर्जी चलती है, 12th के फाइनल में तो खास करके, अगर आपको कोई डिस्टेंस निकालने के लिए कहा और आपने उसका आंसर निकाला मान लो 5 सेंटीमीटर, और दूसरे बच्चे ने भी आंसर वही निकाला पर उसने लिखा 5 × 10⁻² मीटर, इट मीन्स सेम, बट नंबर कटेंगे जिसने सेंटीमीटर में आंसर लिखा। आपके आंसर हमेशा एसआई में ही होने चाहिए, वो चाहे सारा क्वेश्चन सीजीएस सिस्टम में पूछे, आपने आंसर एसआई में लिखना है, सॉल्व चाहे सीजीएस में कर दो, इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। तो आपको आंसर हमेशा एसआई में लिखना है। यूनिट्स के लिए छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। जब भी साइंटिस्ट के नाम से यूनिट होगा, कोई यूनिट बताना जो साइंटिस्ट के नाम से है। न्यूटन, न्यूटन, वोल्ट, एम्पीयर, वॉट, ओम। 50 न्यूटन लिखने का ये वे ठीक है। सो मैंने 4 वे में 50 न्यूटन लिखा, कौन सा ठीक है कौन सा गलत है? सर सेकंड ठीक है। Second. काफी सारे गलत हैं। सेकंड ठीक है। ये स्मॉल नहीं होना चाहिए कभी भी, साइंटिस्ट के नाम पे अगर यूनिट है तो दैट शुड बी कैपिटल, एन कैपिटल होना चाहिए। ये गलत है, ये ठीक है। अगर आपने पूरा लिखना है और वो साइंटिस्ट के नाम पे है यूनिट, तो एन शुड बी स्मॉल। पूरा न्यूटन लिखोगे तो एन को स्मॉल लिखोगे, सिंबल लिखोगे तो एन को कैपिटल लिखोगे। सिमिलरली जैसे एनर्जी है तो आप ऐसे लिखोगे, आप ऐसे लिख दोगे तो ये गलत हो जाएगा, बिकॉज ये साइंटिस्ट है, ये साइंटिस्ट के नाम पे यूनिट है। तो 50 न्यूटन, इसका मतलब है कि हम न्यूटन एज अ साइंटिस्ट बात कर रहे हैं। अगर हम एन को कैपिटल डालते हैं तो एन को स्मॉल लिखना है, सिंबल लिखोगे तो एन को कैपिटल लिखना है, और हर साइंटिस्ट के नाम की यूनिट आएगा तो ऐसे ही लिखना है। इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज आपका न्यूमेरिकल जब होगा, आपने फिजिक्स में जब कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना, आपको कोई भी न्यूमेरिकल आया, लास्ट में आपकी कैलकुलेशन बच गई से ऐसे कुछ सॉल्व करने वाली टर्म्स रहेगी। मान लो आप एनर्जी निकाल रहे थे किसी चीज की, तो ये कैलकुलेशन थी, इसके कोई नंबर नहीं होते सॉल्व करने के बोर्ड में। एनर्जी निकालनी थी, अगर आपने यूनिट ठीक लिखा है वो इसके मार्क्स नहीं काटेंगे, अगर ये है ठीक, सॉल्व नहीं किया तो कोई बात नहीं। यूनिट नहीं लिखा तो हाफ मार्क कटेगा, गलत लिखा तो भी हाफ मार्क कटेगा, नहीं लिखा तो भी हाफ मार्क कटेगा। हाफ मार्क मतलब 1 नंबर का न्यूमेरिकल है तो भी आधा नंबर काट लेंगे, 2 नंबर का तो भी आधा नंबर काट लेंगे, क्योंकि आपने यूनिट नहीं लिखा। इसके मार्क्स कभी नहीं कटेंगे बोर्ड में। तो आप लास्ट स्टेप पे जाके कैलकुलेशन को छोड़ दोगे तो इट विल नॉट अफेक्ट योर मार्क्स, बट यूनिट ठीक होना चाहिए। सो अभी तक जो बताया इसमें देखो कुछ पूछने वाला है तो फिर नहीं तो पहले ये लिखते हैं फिर अगले स्टेप पे जाते हैं। सर हमने ये जो अपने सारी कन्वर्जेंस बताई ये लर्न करनी है। कन्वर्जन नहीं, ये तो सारे सिलेबस में आती रहेंगी, मतलब जो मैंने कैलोरी को जूल्स में लिखा ये सब, सर यस। और ये आगे जाएंगी। मतलब जैसे वर्क बाय एनर्जी पढ़ेंगे तो ये सब चीजें आपको याद नहीं करनी पड़ेंगी, हम इतनी एक्सटेंसिवली ये यूज करने वाले हैं कि आपको खुद से याद हो जानी है, रट्टा नहीं मारना। फिजिक्स का पेपर आपका बोर्ड का भी ऐसा नहीं आएगा कि आपको कुछ चीज रट के जानी पड़े। डेरिवेशंस पे हम सारा साल फोकस करते रहते हैं बिकॉज स्कूल में डेरिवेशंस बहुत आती हैं, बट अगर सीबीएसई के आप 12th के बोर्ड एग्जाम के पिछले 2-3 साल के पेपर उठा के देखोगे तो जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो डेरिवेशंस आती हैं या जो आपको याद करनी हो सकती हैं, वो हार्डली 10 मार्क्स का पेपर होता है जो आपको मेमोराइज करना होता है, कि मेमोरी बेस्ड पेपर जिसको कह सकते हैं। सारा कंसेप्ट बेस्ड पेपर होता है। अगर आप सारा साल पढ़े हो तो फिजिक्स का बोर्ड का पेपर आप बिना पढ़े देने जा सकते हो। अगर आपको सारा साल फिजिक्स पढ़ी है तो कुछ ऐसा नहीं पूछेंगे जो आपको रटना पड़े। So that is not the way CBSE asks these days, and it's a good thing because आप जब आप चीजों को समझना शुरू करोगे तो it will help you both in board as well as competitive exam. बोर्ड में नहीं तो हर कोई रट्टे मार के नंबर ले लेता था, अब फिजिक्स में उसके नंबर आते हैं जिसको कंसेप्ट क्लियर है और उसको बिना पढ़े भी आएंगे उसके, अगर वो सारा साल पढ़ा है क्लास में सीरियसली।
अब एक चीज और पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर लिखते हैं सब। हम जब सिस्टम्स की बात कर रहे थे, जैसे MKS, M इज मीटर, किसका यूनिट है ये? लेंथ 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 का। K किलोग्राम मास का और टाइम का। मास, लेंथ और टाइम हर जगह यही है, CGS, MKS, FPS। तो हम लेंथ, मास और टाइम के यूनिट्स को ले रहे हैं, तो इनको हम बेसिकली फंडामेंटल यूनिट्स बोल देते हैं। पर फंडामेंटल यूनिट से पहले जो टर्म आनी चाहिए, दैट इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? फिजिक्स में हम दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी होती है, कोई भी जिसको आप मेजर कर सकते हो, उसके बेस पे आप लॉज बनाते हो। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी? अच्छा, हम कुछ टर्म्स को बहुत टाइम से अब यूज कर रहे हैं और आप 9th-10th में भी करते आए हो। अगर मैं आपको बोलूं डिफाइन टाइम, अब टाइम को डिफाइन करो, टाइम क्या होता है? अब सबको पता है टाइम, इस टाइम कितना हुआ है, कितने बजे क्लास है, कितनी देर की क्लास है, बट टाइम होता क्या है? सर या मास, ड्यूरेशन ऑफ एन इवेंट। ड्यूरेशन क्या होती है फिर? सर जो आपका अगर मैं बोल रहा हूँ 6 बजे क्लास है, तो इसमें ड्यूरेशन तो मैंने बताया ही नहीं। सर मैंने वो तो ये तो बताया इंस्टेंट 6 हुआ ना। बजे है। हाँ, तो फिर टाइम क्या हुआ? या मास बता दो, मास क्या होता है? आप मास बताते हो सबको, आपसे किसी ने मास पूछा तो आपने कहा 55 किलोग्राम्स। वेट पूछते तो आप जी से मल्टीप्लाई करके बता देते, जी को 10 लूं तो आप कहते वेट मेरा 550 न्यूटन है, मास मेरा 55 ग्राम केजी है। तो ये बट मास है क्या? या लेंथ क्या है? लेंथ हम किसको बोलते हैं? देखो, बिल्कुल बेसिक चीजें नहीं पता आपको। मास क्या होता है, लेंथ क्या होती है, टाइम क्या होता है? अच्छा, टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर, डिफाइन टेम्परेचर। Degree of hotness or coldness of a body. डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। गुड इनफ, आपकी एनसीईआरटी में यही दिया था, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। अच्छा, तो मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं कि इफ अ बॉडी अपीयर्स टू बी हॉट, तो उसका टेम्परेचर ज्यादा है। मेरे पास दो बॉडीज थी, एक गर्म थी, एक गर्म नहीं लग रही थी, तो मैं कह सकता हूँ जो गर्म लग रही है उसका टेम्परेचर ज्यादा है। No, it depends upon the unit. इट डिपेंड्स ऑन, Upon the unit. इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द बॉडी। आपके स्कूल में दो बेंच लगे हैं, एक मेटालिक और एक वुडन। समर्स में आप मेटल के बेंच पे बैठना प्रेफर नहीं करोगे, इट अपीयर्स टू बी हॉट। वुडन बेंच डज नॉट अपीयर टू बी दैट हॉट, ऑल्दो उन दोनों का टेम्परेचर सेम है। बिकॉज कोई चीज गर्म कब लगेगी? जब आपने उसको टच किया और उस बॉडी में से आपकी बॉडी में हीट आए, हीट ट्रांसफर होगी तभी गर्म लगेगी ना। इंसुलेटर से हीट ट्रांसफर होती नहीं, तो इंसुलेटिंग बॉडीज गर्म नहीं लगती, वेयर कंडक्टिंग बॉडीज गर्म लगती हैं। तो मतलब ये जो आपको 9th में पढ़ाया गया कि टेम्परेचर इज डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, दैट इज नॉट अ डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर। बिकॉज ऐसा कुछ नहीं होता कि जो गर्म है उसका टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। अब मेरा यहाँ पे इन टॉपिक्स को लेने का मतलब कि क्यों मैं कर रहा हूँ, जैसे आईआईटी में एक बार उन्होंने क्वेश्चन पूछा डिफाइन चार्ज। आप बुक्स उठाओगे ना इंडिया की, बीट कोई भी, प्रदीप, दिनेश, मॉडर्न, जो आप जनरली स्कूल्स में लगती हैं, वहां पे चार्ज को डिफाइन किया हुआ है। उन्होंने चार्ज की एक डेफिनेशन दे दी। तो आईआईटी ने नंबर उनको दिए जिन्होंने ये लिखा था कि इट कैन नॉट बी डिफाइंड। ये जो क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम डिफाइन नहीं कर सकते, आप 1 kg को डिफाइन कर सकते हो, बुक में उसकी डेफिनेशन भी मिलेगी आपको, 1 मीटर की डेफिनेशन भी मिलेगी, लेंथ की डेफिनेशन नहीं मिलेगी, कहीं पे मास की नहीं मिलेगी। सो देयर आर सर्टेन quantities in physics which cannot be defined. Those are called fundamental quantities. और उनके जो यूनिट्स होंगे, they will be fundamental units.
और जो क्वांटिटीज फंडामेंटल यूनिट्स की टर्म्स में डिफाइन हो सकती हैं, दे आर कॉल्ड ड्राइव्ड क्वांटिटीज। जैसे मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है? फॉर्मूला क्या था मोमेंटम का? MV. mv, and v is Mass into velocity. mass into velocity। velocity क्या होती है? velocity is displacement per unit Displacement upon time. displacement upon time। तो ये डिफाइन हो गया कि मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी को भी डिफाइन कर सकते हैं, तो ये वेलोसिटी ड्राइव्ड क्वांटिटी होगी बिकॉज वेलोसिटी की डेफिनेशन है। मोमेंटम डिफाइन हो गया क्योंकि मोमेंटम की डेफिनेशन है। अच्छा, कभी सोचा मोमेंटम को पढ़ते ही क्यों है? मोमेंटम को पढ़ने का क्या फायदा? आपने इसकी डेफिनेशन क्या पढ़ी थी मोमेंटम की 9th में? मोमेंटम वाज डिफाइंड एज Motion Mass contained. into velocity. Product of mass and velocity. वो तो मैथ्स हो गया ना। मोमेंटम फिजिक्स, मोमेंटम इज हम इसको कहते हैं क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी। हम इसको क्यों पढ़े मोमेंटम को? क्या फायदा मोमेंटम को पढ़ने का? मोमेंटम से पता क्या चलता है? Why we call quantity of motion contained in a body। मान लो ये ऑफलाइन क्लास होती तो मैं कहता जो आंसर नहीं देगा मैं उसको गोली मार दूंगा। पॉसिबल था ऐसा? और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते थे? ऐसा हो सकता है कि आप क्लास में आंसर ना दो और मैं गोली मार दूं? No, sir. हो सकता है। क्यों? मेरे को जेल तो जाना नहीं, कोई शौक नहीं है मेरे को जाने का, तो मैं आपको गोली मारूं पर वो जेल भी ना जाऊं बिकॉज मैं हाथ में बुलेट लेके आ जाऊं, जो आंसर ना दे उसको ऐसे मारूं, ले। आपको कुछ नहीं होने वाला उससे बिकॉज बुलेट तो वही थी, उसके पास वेलोसिटी नहीं थी। मैंने जब ऐसे मारा तो वेलोसिटी नहीं थी बिकॉज किसी भी बॉडी का कोलिजन के टाइम पे क्या इंपैक्ट होने वाला है वो उसके मोमेंटम पे डिपेंड करता है, ना मास पे डिपेंड करता है, ना वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, उनके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। मान लो मैं बोलूं कि मैं बुलेट की जगह कहता कि अगर तू आंसर नहीं देगा मैं तेरे को तेरे सिर पे हथौड़ा मारूंगा, 10 kg का हैमर लेके खड़ा हूं मैं, तू आंसर नहीं देगा तो सिर पे मारूंगा। बट मैं अगर सिर पे लाके जेंटली टच कर दूंगा तो कुछ होगा नहीं। मास तो था पर मैंने उसको वेलोसिटी नहीं दी, तो जब तक मैं वेलोसिटी नहीं दूंगा इट विल नॉट मेक एनी इम्पैक्ट। या कभी ट्राई करके देखना घर में, अगर कोई छोटे भाई बहन है उनके साथ एक्सपेरिमेंट करके, अगर आप उसको मारते हो थप्पड़, अगर आप मार के ऐसे हाथ रोक लेते हो तो उसको कम लगेगी। अब जिसको भी थप्पड़ मारो अपने हाथ को वापस लेके आओ, इससे आपके हाथ पे भी, आप अगर कभी ट्राई करके देखोगे आपके हाथ पे भी फोर्स ज्यादा लग रही है बिकॉज फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन हाउ द मोमेंटम चेंजेस। अगर मैंने ऐसे बुक रखी और ऐसे हाथ लाके रोक दिया तो मेरे हाथ का इनिशियल मोमेंटम mv था, फाइनल कितना हो गया जब मैंने रोक दिया? जीरो। और अगर मैंने मारा और मैं वापस ले आया तो इनिशियल mv फाइनल mv या माइनस mv? Minus MV. तो चेंज कितना हो गया? mv से Zero. माइनस mv हो गया, तो चेंज 0. 2 mv। आपके नंबर 1 से -1 हो गए तो कितने कम हुए? चेंज 0 2 हुआ, चेंज 2 का हुआ ना। मैं नंबर लाइन बनाऊं, अगर किसी के नंबर 1 थे, 1 से -1 हो गए तो चेंज तो 2 का हुआ। फोर्स डिपेंड्स ऑन चेंज इन मोमेंटम। बिकॉज आपने फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? अपना जो फॉर्मूला 9th में पढ़ा था एम में, ए को आपने क्या पढ़ा था? v माइनस यू बाई टी, दिस इज एम वी माइनस एम यू बाई टी। ये क्या है? एम वी माइनस एम यू, Final momentum minus initial momentum.
फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम, मतलब फोर्स चेंज इन मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो चेंज इन मोमेंटम जितना ज्यादा होगा फोर्स इतनी ज्यादा होगी, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। ये बहुत सारी जगह पे कंसेप्ट यूज कर सकते हो आप फिजिक्स के। चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, मतलब अगर टाइम ऑफ कोलिजन कम होगा तो फोर्स ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होगी। ज़्यादा। अब इसको क्रिकेटर कैसे यूज करते हैं? ऑस्ट्रेलिया की टीम ने आज से कुछ साल पहले बैट यूज करने शुरू किया जिसको वो कहते थे कूकाबूरा बैट्स। कूकाबूरा यूज्ड टू बी अ कंपनी, उन्होंने बैट बनाए थे। अब ऑलमोस्ट सारे क्रिकेटर्स वही बैट यूज करते हैं, मतलब ब्रिटिश विलो एंड कूकाबूरा बैट्स। ये होता क्या है कंसेप्ट इसका? सर मैं बताऊं, बताओ। सर वो बैट थोड़ा हैवी होता है, और हैवी होने से उससे जब शॉट मारते हैं तो वो ज्यादा फोर्स लगाते हैं, तो वो ज्यादा अच्छी शॉट इम्पैक्ट ज्यादा अच्छा होता है। इट हैज ग्रेफाइट इनसाइड इट, वुड की लेयर के नीचे ग्रेफाइट है जो कंप्रेस नहीं होता, दैट रिड्यूसेस द टाइम ऑफ कोलिजन। आप अगर कभी देखो जो चीज कंप्रेस नहीं होती वो उस पर ज्यादा फोर्स लगती है। आपके पास दो बॉल्स हैं, एक नॉर्मल रबर की बॉल और एक क्रेजी बॉल। क्रेजी बॉल हार्ड होती है, नॉर्मल रबर की बॉल? नॉर्मल रबड़ बॉल। नॉर्मल। नॉर्मल बॉल हार्ड होती है या क्रेजी? क्रेजी बॉल देखी है किसी ने? उसको क्रेजी बॉल क्यों कहते हैं? बिकॉज इट जम्प्स अ लॉट। Bounces again and again. Bounces a lot. हाँ, वो हार्ड होती है। अगर वो कंप्रेस नहीं होगी तो उसका टाइम ऑफ कोलिजन कम होगा, उस पर फोर्स ज्यादा लगेगी। मतलब वो अर्थ पे ज्यादा फोर्स लगाएगी, अर्थ उस पे ज्यादा फोर्स लगाएगी, तो इसलिए वो ज्यादा जंप करती है, इसलिए उसे क्रेजी बॉल बोल देते हैं। तो अगर टाइम ऑफ कोलिजन कम कर दिया तो सेम बैट्समैन उसी बैट से ज्यादा फोर्स लगा सकता है और बॉल ज्यादा दूर जाएगी। दैट्स व्हाई दे स्टार्टेड यूजिंग दैट बैट। मतलब वो अलग अलग कंसेप्ट यूज करते रहेंगे। इफ यू ऑब्जर्व, अगर क्रिकेट का किसी को शौक है तो ऑस्ट्रेलिया का एक प्लेयर था मैथ्यू हैडन, वो मॉन्गूज बैट यूज करने लग गया था। दैट्स अ टोटली डिफरेंट फिजिक्स कंसेप्ट जिसको वो यूज कर रहा था। हैंडल बहुत बड़ा और आगे से बैट छोटे साइज का। तो डिफरेंट कंसेप्ट यूज करते रहते हैं। जैसे स्पिन है तो इट्स अगेन स्पिन बॉलिंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। चाहे आप टेबल टेनिस की टॉप स्पिन कह लो, चाहे आप क्रिकेट की स्पिन कह लो। सिमिलरली स्विंग बॉलिंग का प्रिंसिपल क्या होता है, बॉल कैसे स्विंग करती है, कौन सी साइड शाइन करेगी, कौन सी रफ होगी, उसके हिसाब से बॉल स्विंग करेगी। सो ऑल दीज आर इन द 11th क्लास सिलेबस। आप एक एक चीज का कंसेप्ट भी पढ़ने वाले हो, ये चीजें कैसे होती हैं, मतलब हाउ द थिंग्स, हाउ द बॉल स्विंग्स इन द एयर, तो उसका कंसेप्ट क्या होता है। तो हमने उनके लॉज पढ़ने हैं। मे बी चाहे वो क्रिकेटर्स को नहीं आते, उनको यूज करना आता है, बट आप उनकी थ्योरी पढ़ोगे। तो मैं आपको थ्योरी तो सारी पढ़ा सकता हूँ, बट मेरे को अगर आप बोलोगे स्विंग करके दिखाओ बॉल, तो वो नहीं मैं करके दिखा सकता, बिकॉज दैट्स देयर डोमेन। बट हमें थ्योरी पता है कि हम फिजिक्स में थ्योरी पढ़ लेंगे कि बॉल क्यों स्विंग करनी चाहिए। सो दो तरह के यूनिट्स, फंडामेंटल ऐसी क्वांटिटीज के यूनिट जिनको डिफाइन नहीं कर सकते, डिराइव्ड यूनिट्स मतलब ऐसी क्वांटिटीज के यूनिट जिनको हम डिफाइन कर सकते हैं। सो फर्स्ट यू राइट, चैप्टर का नाम है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, एंड फर्स्ट टॉपिक इन इट इज यूनिट्स। यूनिट्स, physical world and measurement, that's a unit name, and the topic is units. So you can write units are the standard or reference selected for measurement of standard or reference selected. Units are the standard or reference selected for measurement of a physical quantity. Standard or reference selected for measurement of a physical quantity. By comparing
the physical quantity with a given standard. We can find its magnitude. So please repeat. By comparing a physical quantity with a standard, with this standard, we can find its magnitude. We can find its magnitude. Measurement involves two factors. First is numerical value. Measurement involves two factors. First is numerical value, second is the unit selected. So this is N, this is U. For example, if we measure length of a rod, as 5 meter, then meter is the unit selected for measurement. And 5 is the numerical value. But if the unit selected is centimeters, length will be 500 centimeters. Sir, repeat. But if centimeter is the unit selected, length will be 500 centimeters. This implies that larger the unit selected for measurement, smaller will be the numerical value. Or mathematically, we can say N into U is constant. In measurement of physical quantity. N into U is constant, or you can also write that numerical value is inversely proportional to the unit selected for measurement. Numerical value is inversely proportional to the unit selected. Next heading डालो, fundamental and derived physical quantities. Fundamental and derived physical quantities.
Fundamental physical quantities. The physical quantities which are not defined in terms of other quantities in physics. Physical quantities which are not defined in terms of other quantities in physics are called fundamental physical quantities. Please repeat. The physical quantities which are not defined in terms of other physical quantities are called fundamental physical quantities. And the units of fundamental physical quantities are called fundamental units. Units of fundamental physical quantities are called fundamental units. For example, in mechanics क्या होता है? Mechanics हम किसको बोलते हैं? Branch of physics Deals in motion. What deals Work with time. bodies? branch of physics which deals with motion. तो इसमें एक चीज होती है, without studying the cause. मतलब हम मोशन तो पढ़ेंगे कि बॉडी मूव कर रही है, किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, एक्सेलरेशन कितनी है, वो सब पढ़ेंगे, पर हम कॉज नहीं पढ़ेंगे कि बॉडी क्यों एक्सेलरेट की. बिकॉज जब हम कॉज पढ़ना शुरू कर देते देन वी कॉल इट डायनामिक्स. तो अगर हम विदाउट कॉज पढ़ें कि सिर्फ मोशन को पढ़ रहे हैं, ये नहीं देख रहे वो क्यों स्पीड बढ़ी, क्यों कम हुई, कौन सी फोर्स थी जिसके कारण हुआ, तो दैट इज मैकेनिक्स. और अगर हम कॉज भी पढ़े देन इट्स डायनामिक्स. सो वी से इन मैकेनिक्स mass, length and time are the fundamental physical quantities. In mechanics, mass, length and time are the fundamental physical quantities. And the units are, पूछो. सर वो आवाज नहीं आ रही थी. अब आ रही है? सर ये Okay. Mass, length and time are the fundamental units. Are the fundamental physical quantities, and the units are fundamental units. For example, in mechanics, mass, length and time are fundamental physical quantities, and the units are called fundamental units. Next, to write derived physical quantities. Derived physical quantities. The physical quantities which can be defined. Derived. The physical quantities which can be defined in terms of fundamental physical quantities. The physical quantities which can be defined in terms of fundamental physical quantities are called derived physical quantities. Are called derived physical quantities. And the units of derived physical quantities are called, and the units of derived physical quantities are called derived units. Sir, repeat करना. The units of. The units of derived physical quantities are called derived units. For example,
force and energy are derived units, are derived physical quantities. Force and energy are derived physical quantities, and the units are derived units. ठीक, अब दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो स्कूल एग्जाम्स में आते हैं. First is rational system of units. रैशनल का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? फिजिक्स को छोड़ो, जनरल इंग्लिश में रैशनल मीन्स जैसे हम कहते थे रैशनल थिंकर्स, इंडिया के राजा राम मोहन रॉय वाज रैशनल थिंकर. रैशनल मीन्स, रैशनल का मतलब क्या होता है जनरल? व्हाट डज इट इंप्लाई? efficient. एफिशिएंट, Logical. लॉजिकल, गुड, लॉजिकल. सो रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स मतलब लॉजिकल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. सिस्टम ऑफ यूनिट्स मतलब जैसे सीजीएस एक सिस्टम ऑफ यूनिट हो गया, एमकेएस अ सिस्टम ऑफ यूनिट, सीजीएस अ सिस्टम ऑफ यूनिट, एफपीएस अ सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई अ सिस्टम ऑफ यूनिट. रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट मतलब इनमें से कौन सा लॉजिकल है, तो हम कहते हैं एसआई इज अ रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. डेफिनेशन रैशनल सिस्टम की होती है कि ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट्स जिसमें एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक ही यूनिट रखा हो, एंड दैट इज समथिंग व्हिच शुड बी लॉजिकल. कि अगर एक चीज मेजर कर रहे हैं तो उसके लिए यूनिट भी एक ही होना चाहिए, सेम के लिए दो अलग अलग यूनिट नहीं होने चाहिए. जैसे मैंने एनर्जी का एग्जांपल लिया था कि हीट एनर्जी कैलोरीज में भी मेजर होती है, हीट एनर्जी अर्ग्स में भी मेजर होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी मेजर होती है, but that is a illogical thing. अगर एनर्जी है तो उसका एक ही यूनिट होना चाहिए. तो ऐसे को हम कहते हैं इट्स अ रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट. Whatever kind of force be there, it will be measured in Newton. Whatever kind of energy is there, it will be measured in joules. So उन्होंने well defined system बनाया है जिसमें अगर एक physical quantity है तो उसका एक ही यूनिट है. So that is why we call it it's a rational system of unit. इसके साथ एक और डेफिनेशन आती है, दो डेफिनेशंस है नॉर्मली स्कूल में से, दोनों में से एक तो आती है जब भी आपके फर्स्ट टर्म एग्जाम होंगे. कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट. कोहेरेंट सिस्टम इससे डिफरेंट बात करता है. कोहेरेंट सिस्टम इज coherent system of units says कि derived units can be obtained from fundamental units just by multiplication and division of fundamental units without involving a numerical factor. मतलब क्या है इसका? जैसे मान लो मैं बात कर रहा हूं न्यूटन की. 1 न्यूटन इज मास इनटू एक्सेलरेशन. मास का यूनिट केजी, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इधर 1 है तो इधर भी 1 ही है, मतलब कोई न्यूमेरिकल फैक्टर नहीं आ रहा बीच में. दिस इज अ कोहेरेंट सिस्टम. सिमिलरली अगर मैं एनर्जी को लिखता, मतलब जूल्स को आप फंडामेंटल यूनिट्स की टर्म में लिख सकते हो बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग द फंडामेंटल यूनिट्स विदाउट इन्वॉल्विंग अ फैक्टर. नॉन कोहेरेंट कैसा होता है? जैसे मैंने कैलोरी को लिखा था, दिस इज अ नॉन कोहेरेंट सिस्टम. केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. तो यहां पे ये न्यूमेरिकल फैक्टर आ गया 4.186 का. There is a non-coherent unit. Similarly, horsepower coherent है या non-coherent है? Non-coherent. Non-coherent. 746 का न्यूमेरिकल फैक्टर आ गया. तो SI is a coherent system जहां पे आप किसी भी derived unit को लिखते हो
तो फंडामेंटल यूनिट्स में जब उसको चेंज करना है साथ में कोई न्यूमेरिकल फैक्टर नहीं आएगा पूरी फिजिक्स में कहीं पे भी, बिकॉज अभी तो हमने से थोड़ा बहुत पढ़ा है 9-10 तक, तो मैकेनिक्स थोड़ी सी पढ़ी है, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म थोड़ी सी पढ़ी है, बट नॉन कोहेरेंट यूनिट में जैसे, और मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, लाइक आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, हम नॉर्मली कहते हैं से 100 यूनिट्स का बिल आया, यूनिट कौन सा? 1 kilowatt hour. Kilowatt hour. kilowatt kWh. Kilowatt. 1 kilowatt hour is how many joules? 3.6 into 10 raised to 6 joules. 10 न्यूमेरिकल फैक्टर आ रहा है, बिकॉज किलोवाट आवर का मतलब क्या, 1001 आवर इज 3600 सेकेंड्स। तो इसको जब आप फंडामेंटल यूनिट्स में चेंज करोगे, जूल की तो यही वैल्यू आ जाएगी, बट देयर इज अ न्यूमेरिकल फैक्टर इन्वॉल्व। सो किलोवाट आवर इज नॉट एन एसआई यूनिट। एसआई यूनिट तो जूल्स ही है एनर्जी का। इसको यूनिट क्या बोलते हैं, इसका पूरा नाम क्या होता है? One kilowatt hour is basically one BOT2. BOT2 means board of trade unit. मतलब जिस यूनिट की टर्म में इलेक्ट्रिसिटी खरीदी या बेची जाती है, तो that's why it's called board of trade unit. So there is a non-coherent unit. There is not a coherent system. So coherent system जिसमें derived unit को जब fundamental units में लिखना है, derived unit can be written in terms of fundamental units just by multiplying and dividing the fundamental units without involving a numerical factor. If numerical factor comes in, the unit or system of units becomes non-coherent. Clear ये point? दोनों rational system और coherent system दोनों समझ में आए क्या है? Rational system क्या बताया था? Rational system is one in which a single physical quantity is assigned a single unit. 1 unit. तो वो रैशनल है। सेम फिजिकल क्वांटिटी के एक से ज्यादा यूनिट है अगर किसी भी सिस्टम में, तो वो नॉन रैशनल सिस्टम हो जाएगा। एसआई की जब हम एडवांटेजेस लिखेंगे, समटाइम्स दिस क्वेश्चन कम्स इन द एग्जाम कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग एसआई, तो एसआई इज अ रैशनल सिस्टम, एसआई इज अ कोहेरेंट सिस्टम। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस हैं उसकी। इट्स अ मैट्रिक सिस्टम आल्सो कि लार्जर यूनिट कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ पावर्स ऑफ 10। अब जब आपको, अगर मैं बोलूं कि आपने कोई यूनिट डिजाइन करना है, तो आपको किन फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ेगा बाय डिजाइनिंग योर यूनिट? मैं आपको बोलूं आप लेंथ का एक यूनिट बनाओ खुद से, मीटर और सेंटीमीटर्स नहीं, खुद से एक यूनिट बनाना है, तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा? सर वो इंटरकन्वर्टेबल जैसे मीटर टू किलोमीटर, कन्वर्जन आसान होनी चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट चीज जो होती है, इट शुड नॉट चेंज विद टाइम और फिजिकल कंडीशंस। कोई ऐसा यूनिट बता सकते हो जो टाइम के साथ बदल जाए? आपने लेंथ का कोई ऐसा यूनिट डिजाइन किया जो टाइम के साथ बदल गया? So by measuring by hands. मेजरिंग बाय हैंड, आपके हाथ का साइज चेंज हो जाएगा तो यूनिट भी बदल गया, तो दैट्स अ गुड एग्जांपल। सिमिलरली जैसे आप कह लो से आपके घर के बाहर की बाउंड्री वॉल थी, आपका फ्रेंड एक यूएसए रहता था, तो आपने उसको बोला मेरी बाउंड्री वॉल की हाइट उतनी है जितनी मेरे छोटे भाई की हाइट है, तो आपने यूनिट अपने छोटे भाई की हाइट को मान लिया। वॉल तो उतनी थी, भाई बड़ा हो गया, तो दिस इज नॉट अ गुड यूनिट जो टाइम के साथ बदल जाए। तो हमारा यूनिट ऐसा होना चाहिए जो टाइम के साथ बदले ना, इजीली एक्सेसिबल। इजीली एक्सेसिबल मतलब आपका यूनिट टाइम के साथ नहीं भी बदल रहा। आपने बोला से मेरे स्टडी टेबल की लेंथ मेरे 5 रजिस्टर्स की लेंथ के इक्वल है, बट हाउ कैन समवन जज से समबडी सिटिंग इन जर्मनी नो कि आपके रजिस्टर की लेंथ कितनी है? तो आपका यूनिट ऐसा होना चाहिए जो हर जगह अवेलेबल हो, इजीली एक्सेसिबल। ऐसा यूनिट नहीं होना चाहिए जो आपके पास तो है से क्लासमेट का रजिस्टर, अब किसी और कंट्री में किसी को क्या पता क्लासमेट का रजिस्टर किस साइज का होता है। तो यूनिट शुड बी इजीली एक्सेसिबल, इट शुड नॉट चेंज विद टाइम, एप्रोप्रिएट साइज। एप्रोप्रिएट मतलब इट शुड नॉट बी वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल। जैसे मास का लार्जेस्ट यूनिट कौन सा है? मास का लार्जेस्ट यूनिट टन। किलोग्राम से बड़ा यूनिट नहीं पता मास का? टन, उससे बड़ा।
मतलब अगर मेरे को किसी स्टार का मास मेजर करना है तो टन भी छोटा पड़ जाएगा। अच्छा हिंट देता हूँ, इंडियन साइंटिस्ट के नाम पे है लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मास। Largest unit of mass is in terms of name of some Indian scientist. A Nobel Prize winner. कौन सा? Chandrasekhar. Chandrasekhar limit. Chandrasekhar limit is the largest unit of mass, 1.4 times the mass of sun. But उससे आप अपना मास तो नहीं मेजर करोगे ना CSL में। आपको कोई अपना मास बोलेगा तो kgs में ही बताओगे। तो यूनिट शुड बी appropriate, neither very large nor very small। वो एस्ट्रोनॉमी में यूज हो सकता है सिर्फ जब आप स्टार्स के मास मेजर कर रहे हो, बट इट कैन नॉट बी यूज्ड इन डेली लाइफ। तो आपका यूनिट अप्रोप्रिएट साइज का होना चाहिए। सो फर्स्ट राइट दीज टू डेफिनेशंस, रैशनल और कोहेरेंट। किसी को डाउट है तो पूछ लो, बिकॉज इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर स्कूल एग्जाम्स। क्लियर है दोनों पॉइंट सबको? बिकॉज ये वाला जो चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ ना, यूनिट्स एंड डायमेंशंस भी कहते हैं इसको, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट भी कहते हैं। दिस इज बेसिकली नॉट एग्जैक्टली द कंसेप्चुअल पार्ट ऑफ फिजिक्स। ये चीजें तो आपको याद ही रखनी है, इसमें कुछ ऐसा डीप कंसेप्ट नहीं आने वाला कि आपको बैठ के सोचना पड़े। रैशनल सिस्टम डेफिनेशन है, याद रखनी है। और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट भी इसलिए मैं कई बार कहता हूँ, बिकॉज जैसे नीट का एग्जाम है तो नीट में से इसमें कई बार एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, जबकि ये चैप्टर बहुत ईजी है। 11th क्लास में ये चैप्टर आसान है। अगर मैं डिफिकल्टी लेवल की बात करूंगा ना 11th के सिलेबस की, अब शुरू में नॉर्मली इस चैप्टर में सब बहुत खुश रहते हैं। अगर मैं इस पे टाइम प्लॉट कर दूं, इस पे डिफिकल्टी लेवल प्लॉट करूं, तो फिजिक्स का सिलेबस ऐसे जाने वाला। सबसे आसान चैप्टर यहाँ पे, इतना नीचे नहीं आएगा ग्राफ, मतलब ऐसा बनेगा आपका ग्राफ कुछ डिफिकल्टी लेवल का। दिस इज द लिमिट, रोटेशनल मोशन। यूनिट्स एंड डायमेंशन से शुरू हो गए, रोटेशन आपका 5th यूनिट है, यहां तक टफ होता जाएगा, फिर आसान होना शुरू हो जाएगा। 12th का ग्राफ इसके बिल्कुल ऑपोजिट बनता है। 12th का ग्राफ तो ऐसे बनने वाला है। पहला चैप्टर मुश्किल, फिर आसान ही होती जाती है फिजिक्स। सो इसलिए शुरू में बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत भी नहीं है, ये आसान चैप्टर है पहले वाला। धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, डिपेंडिंग आपका रिस्पॉन्स कैसा आता है, उस हिसाब से लेवल डिसाइड करते जाएंगे किस लेवल तक लेके जाना है। पढ़ोगे तो बहुत अच्छे लेवल पे चले जाएंगे। So you can read rational system of units first. Rational system of units. The system of units in which? The system of units in which one physical quantity is assigned. One physical quantity is assigned only one unit. Is called a rational system of units. Is called a rational system of units. For example, SI is a rational system. SI, S capital, I capital. SI is a rational system. And all kinds of energies are measured in joules. Whereas in a non-rational system like CGS, heat energy is measured in calories, C small. Heat energy is measured in calories. Mechanical energy in ergs, etc. कि जैसे फूड कैलोरी में भी अलग कैलोरी रखा, नाम तो कैलोरी रखा, C कैपिटल कर दिया बस। Whereas in a non-rational system like CGS, heat energy is measured in calories and mechanical energy in ergs.
Next to it, coherent system of unit. Coherent system of units. Coherent system of units. In coherent system of units, derived units can be written in terms of fundamental units. Derived units can be written in terms of fundamental units just by derived units can be written in terms of fundamental units just by multiplication and division without involving a numerical factor. For example, 1 Newton or 1 Joule can be written in terms of fundamental units as 1 Newton or 1 Joule can be written in terms of fundamental units as ये दोनों लिख लो. 1 Newton is 1 kg into 1 meter upon 1 second square. 1 Joule is 1 kg into 1 meter square upon 1 second square. Whereas calorie or kilowatt hour are non-coherent units as they involve a numerical factor. Sir, please repeat. Calorie and kilowatt hour are non-coherent units as they involve numerical factors when written in terms of fundamental units. So ये दोनों लिख लो साथ में. 1 calorie and 1 kilowatt hour. 1 calorie and 1 kilowatt hour. Next to write desirable characters. सर लास्ट लाइन एक बार रिपीट कर दो. क्या लिखा था आपने लास्ट में, कहाँ तक लिखा है? Calorie and kilowatt hour are non-coherent units as they involve numerical factors when written in terms of fundamental units. As they involve numerical factor, ये numerical factor आ गए ना 4.186 और 3.6 into 10 raised to power 6. इसको आप further भी ऐसे लिख सकते हो. This can be written as, because ये भी fundamental की terms में नहीं लिखा. kg meter square per second square. Next to write desirable characteristics of a physical unit. Desirable मतलब किन बातों का ध्यान रखना है अगर आपने खुद से कोई यूनिट डिजाइन करना है तो. So you can write desirable characteristic of a physical unit. You can write the unit selected for measurement of What, sir?
the unit selected for measurement of any physical quantity should be Sir, should repeat करो, possess unit selected. unit selected for measurement of any physical quantity should possess certain characteristics. First is it should be well defined. जैसे आप kg की या उसकी definition देखोगे तो it's very well defined units. कि 1 kg ऐसे नहीं है कि it's a non-standard thing. We say it's a mass of cylinder of platinum iridium alloy and it's preserved at some place in Paris. So well defined है. So first is it should be well defined. Second, it should be of convenient size. That is neither very large nor very small. It should be of convenient size. That is neither very large nor very small. Third, it should not change with time. It should not change with time and should be easily reproducible. इसका मतलब क्या होगा? Easily reproducible कि उसकी कॉपीज बन सकती हैं, कि आपका यूनिट ऐसा होना चाहिए जिसको आप रेप्लिकेट कर सकते हो. जैसे 1 kg को हम रेप्लिकेट कर सकते हैं, हर सब्जी वाले के पास 1 kg का स्टोन होता है. So it should be easily reproducible. Next is it should be internationally acceptable and easily convertible to. It should be internationally acceptable and easily convertible to other units of same physical quantity. Sir, can you please repeat? It should be internationally acceptable and convertible to and easily convertible to other units of same physical quantity. Other units of same physical quantity. And last is it should be easily accessible. It should be easily accessible. Clear हैं सारे points? So it should be easily accessible. अब मैं एक टर्म बार बार यूज कर रहा हूँ, फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है? फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं? क्वांटिटी मीन्स फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? क्वांटिटेटिव टर्म क्या होती है? क्वांटिटेटिव टर्म. क्वांटिटेटिव मीन्स That can be measured. so physical quantities in physics which can be measured. कि ऐसी quantities जैसे mass, length, time, force, energy, momentum, angular momentum, torque, all these are measurable things. फिजिक्स में कोई ऐसी क्वांटिटी बता सकते हो जो यूज होती है पर मेजरेबल नहीं होती? जैसे मैं आपसे पूछूं से म्यूजिकल साउंड क्या होती है? म्यूजिकल साउंड और नॉइज में क्या फर्क है? Sir, Music- सर Musical म्यूजिकल साउंड में sound, प्रॉपर music. फ्रीक्वेंसी टोन Sound होती है, into our eye. नॉइस में मिक्सचर ऑफ साउंड्स हो जाता है. नॉइज में मिक्सचर ऑफ साउंड हो जाती है और उसमें नहीं होती. अच्छा, कोई और डेफिनेशन देना चाहे? एक एक करके दो बिशप. सर नॉइज कम करती है और म्यूजिक जो है मतलब रिलैक्स करता है माइंड को. अब Depends यार on कईयों को the तो body. पंजाबी गाने भी रिलैक्स कर सकते हैं, पर पंजाबी गाने तो फिजिक्स के हिसाब से नॉइज ही हैं, है ना? आप में से कुछ हो सकता है जिनको पंजाबी गाने पसंद है, मे बी से इंग्लिश सॉन्ग्स भी, तो फिजिक्स के हिसाब से तो वो नॉइज की कैटेगरी में आते हैं. और जिसको फिजिक्स के हिसाब से म्यूजिक बोलते हैं वो तो शायद आप में से कोई सुनता भी नहीं होगा. पंडित रविशंकर का सितार, जाकिर हुसैन का तबला.
So physics में हम कहते हैं कि musical sound is a series of harmonic pulses which follow one after the other at regular intervals of time without any sharp changes in intensity. अब मैं सिर्फ last पे अगर focus करूं, without any sharp changes in intensity, जो normal songs में नहीं होता, intensity एकदम से बढ़ती है, एकदम से कम भी कर देते हैं, तो वो physics में noise की category में आ जाता है. फिजिक्स में म्यूजिकल साउंड मीन सारे गामा, जैसे अब नोट्स की बात करते हैं तो 8th नोट की फ्रीक्वेंसी फर्स्ट नोट से डबल होनी चाहिए. सो उन सारी चीजों का ध्यान रख के जो म्यूजिक बनेगा दैट इज म्यूजिकल साउंड. तो बट म्यूजिक को हम ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते कि इसके म्यूजिक के ये यूनिट है, बिकॉज डेली लाइफ में वट एवर इज प्लेजेंट टू द ईयर्स दैट इज म्यूजिक, और जो आपको सुनने में अच्छा नहीं लगता वो नॉइज है. मे बी अगर रविशंकर सितार बजा रहा है तो आप में से मेजोरिटी लोग उसको नॉइज की कैटेगरी में लोगे. सो सिमिलरली लाउडनेस, लाउडनेस एक ऐसी टर्म है, इंटेंस, दो चीजें होती हैं, लाउडनेस और लाउडनेस लेवल. लाउडनेस और लाउडनेस लेवल की जब हम बात करते हैं तो लाउडनेस जो होती है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है. लाउडनेस लेवल नहीं, लाउडनेस लेवल इज मेजर्ड इन डेसिबल्स, उसके यूनिट हैं, उसको हम कंपेयर करते हैं विद अ सर्टेन इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ साउंड विद इंटेंसिटी ऑफ मिनिमम ऑडिबल इंटेंसिटी, उसके यूनिट होते हैं. पर लाउडनेस क्वांटिटेटिव नहीं है. सेम साउंड जो आपके लिए लाउड हो सकती है, आपके घर में से आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, somebody who is say 70-80 years old जिसकी हियरिंग एबिलिटी कम हो गई है, उसके लिए वो साउंड लाउड नहीं होगी जो आपके लिए लाउड है. समटाइम्स यू ऑब्जर्व कि अगर आप किसी से 80 ईयर पर्सन के साथ बात कर रहे हो तो आपको बहुत चिल्ला के बात करनी पड़ती है सो दैट पर्सन कैन हियर. उसको वो नॉर्मल साउंड लग सकती है, आसपास बाकी सब जो बैठे हैं उसके लिए वो लाउड साउंड हो सकती है. तो फिजिक्स में ऐसी टर्म्स भी आएंगी जिनको मेजर नहीं कर सकते, क्वालिटेटिव टर्म्स बोल देते हैं इनको कि दीज आर क्वालिटेटिव टर्म्स, दे कैन नॉट बी मेजर्ड. हम म्यूजिक के यूनिट नहीं डिफाइन किए हुए हमने कि पर्टिकुलर पर्सन का म्यूजिक है तो इसके 100 में से इतने मार्क्स है, एक वेल डिफाइंड यूनिट है जिसके लिए. सो ऐसा कुछ नहीं होता. तो फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम मेजर कर सकते हो, उसकी टर्म्स में फिर आप फिजिक्स के लॉज बनाते हो, दैट इज फिजिकल क्वांटिटी. सो नेक्स्ट यू राइट, हमने अभी लिखा था डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट. एक सिस्टम तो लिख ही लो, अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स डाल लो हेडिंग और पहला लिख लो FPS. फर्स्ट यू राइट FPS सिस्टम, FPS सिस्टम. Foot, pound and second are. Foot, pound and second are the fundamental units. मतलब ये है ब्रिटिश सिस्टम बोलते हैं इसको, बट अगर आप देखोगे अमेरिका में यूज होता है. अमेरिका में अभी भी आप किसी से डिस्टेंस पूछोगे ना दो सिटीज में, वो आपको माइल्स में बताएगा. कार की स्पीड भी माइल्स पर आवर में होती है. उनसे आप मास पूछोगे वो अपना मास भी पाउंड्स में बताते हैं. अमेरिकन वेबसाइट भी खोल लोगे ना, अगर आप मास देखना चाहते हो कि आपकी ये हाइट है तो मास कितना होना चाहिए, वो पाउंड्स में आता है. तो अमेरिका में अभी भी यूज होता है, ब्रिटेन में यूज होना बंद हो गया, ऑल्दो इट्स अ ब्रिटिश सिस्टम. So you can write foot, pound and second are the fundamental units for length, mass and time respectively. Foot, pound and second are the fundamental units for mass, sorry, length, mass and time respectively. It is a British system. It is a British system. इंडिया में भी इसीलिए चल रहा है बिकॉज इंडिया में ब्रिटिशर्स बहुत दे रहे तो इंडिया में सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गया था. इट इज अ ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट्स but not in use these days. But not in use these days because not in use these days because conversions to other system of units is difficult. Conversions to other system of units is difficult. Conversion to other system of units is difficult.
सेकेंड, इसका एग्जाम्पल लिख लो. कन्वर्जन टू अदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज डिफिकल्ट. फॉर एग्जाम्पल 1 pound is 454 grams. कन्वर्जन डिफिकल्ट होगी. अगर मैंने 3 पाउंड बोल दिया तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, या अपना मास ही अभी पाउंड्स में बताना है तो यू हैव टू डू कन्वर्जन, कि जो आपका मास केजी में है उसको 0.454 से डिवाइड करोगे तो वो पाउंड्स में आएगा. कन्वर्जन टू अदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज डिफिकल्ट. फॉर एग्जांपल 1 pound इज 454 grams और 1 inch is 2.54 centimeters. Second point. It is a non-metric system. It is a non-metric system. That is, larger unit is not divided into. There is larger unit is not divided into smaller units in powers of 10. For example, Sir, can you please repeat? larger unit is not divided into smaller units in powers of 10. For example, 1 pound is how many ounces? पता है किसी को? 16. For example, 1 pound is 16 ounces. कि larger को smaller में divide किया तो 16 parts में divide कर दिया. 1 pound is 16 ounces और 1 feet is 12 inches etc. वही अगर 10, 100 ऐसे रखा होता तो कन्वर्जन आसान हो जाती आपस में भी, मतलब इसी के यूनिट्स में आपस. आपने सेकंड एग्जांपल क्या पूछा, दोबारा पूछो. सेकंड एग्जांपल 1 pound is 16 ounces, 1 feet is 12 inches etc. टाइम का ही है बस सेकंड, हर यूनिट में सेकंड ही है टाइम का यूनिट. तो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट लिखो. There are non-coherent units in FPS like horsepower, which are not well defined also. There are non-coherent units in FPS like horsepower, which are not well defined also, because ये कोई वे नहीं होता डिफाइन करने का. वर्क डन बाय 1 British horse in 1 second. वो टाइम के साथ भी वेरी करेगा. एवरेज भी ले लें तो जो 1900 में घोड़ा काम करता था उससे ज्यादा ही करता होगा. So it is not a well defined unit. So इसके आगे नेक्स्ट टाइम करते हैं. आज वाला पढ़ के देख लेना. मैं इसकी PDF भी सेंड कर दूंगा, इस मतलब यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स की पार्ट्स में सेंड करूंगा कि 3-4 दिन की. बट अगर किसी ने ऑफिस में से प्रिंटेड कॉपी लेके जानी है तो मेरे को बता देना, मतलब किसी से कलेक्ट भी करा सकते हो, खुद आने की जरूरत नहीं. यू कैन सेंड समवन. और जब थोड़ा सा नॉर्मल सिचुएशन हो जाएगी, अभी भी इंडिविजुअल कोई डाउट के लिए आ सकता है. अगर किसी ने पूछना है, जो मेरे घर के पास रहते हैं वो घर आके डाउट्स पूछ सकते हैं, जो ऑफिस के पास रहते हैं ऑफिस, बट 1 at a टाइम, बिकॉज वी आर नॉट अलाउड टू कॉल स्टूडेंट्स इन द ऑफिस अभी. तो इंडिविजुअली बट आ सकते हो अगर किसी को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है किसी चीज़ में. इस चैप्टर में तो खैर नहीं आएगी इतना, बट जब भी आए तो यू कैन कम फॉर डाउट्स. यहाँ में से ऑनलाइन भी अलग से टाइम ले सकते हो कि हमें ये पर्टिकुलर चीज़ समझ नहीं आई, तो मैं आपको जितना भी टाइम चाहिए होगा, मे बी अगर कोई टॉपिक छोटा सा 15 मिनट चाहिए तो हमें एक अलग जूम ID बना के उस पर डाउट्स ले सकता हूँ. या ग्रुप भी अगर आप 3-4 फ्रेंड्स हो, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो यू कैन टेक इंडिविजुअल टाइम, बिकॉज ऑनलाइन के बेनिफिट भी हैं कि हमारे पास टाइम की रिस्ट्रिक्शन नहीं है. हम इस क्लास के बाद भी रख सकते हैं, 10 बजे 10:30 बजे रात को, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि टाइम क्या रखना है. बट ध्यान से डेली पढ़ते जाना जो भी कर रहे हैं. और जो आज की क्लास के डाउट्स हैं, यहाँ तो मेरे को क्लास में पूछ सकते हो या नेक्स्ट डे क्लास शुरू होते ही पूछ सकते हो कि कल वाली क्लास का ये पार्ट समझ नहीं आया. सो डेली पढ़ते जाओ. अभी तो नहीं ये वाला पढ़ने के लिए, तो बिकॉज जो हमने आज किया यू हार्डली रिक्वायर हाफ एन आवर 40 मिनट्स इसको रिवाइज करने के लिए. तो नॉर्मल जो धीरे धीरे शेड्यूल रहेगा, आपको रफली 2 hours पढ़ना पड़ेगा. अगर 1.5 hour की क्लास है तो उसको कवर अप करने के लिए, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करने के लिए you require at least 2 hours daily.
तो अगर 4-4.5 घंटे ट्यूशंस पढ़ रहे हो, मेक इट अ पॉइंट कि आपके पास 6 घंटे सेल्फ स्टडी के भी निकले किसी ना किसी तरह। तो कल करते हैं इसके आगे, इसमें देख लेना, कुछ डाउट हो तो मेरे को पूछ लेना, व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी पूछ सकते हो, इंडिविजुअली करना, ग्रुप में ना करना अगर व्हाट्सएप पे डाउट पूछना है तो।